स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और कार्बनिक रसायन में हम पढ़ रहे हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब दैनिक जीवन में रसायन। ओके, हम इस चैप्टर में इनिशियली 3 लेक्चर्स कर चुके हैं और 3 लेक्चर्स में मैंने आपको कंप्लीटली औषधियों के बारे में ही बताया। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि इस पूरे चैप्टर को, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको हम 3 सेशंस में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में, पहले लेक्चर्स में हम सिर्फ औषधियों के बारे में बात करेंगे कि औषधियां होती क्या हैं, उनका वर्गीकरण कैसे होता है। ठीक है, तो उन औषधियों की चर्चा और उनके वर्गीकरण की चर्चा हम लेक्चर 1, 2, 3 में कर चुके हैं। तो आपने देखा कि जब हमने लेक्चर 1 स्टार्ट किया था तो हमने देखा कि औषधियां होती क्या हैं। औषधियों का वर्गीकरण 4 तरीके से हमने पढ़ा। ठीक है, अब औषधियों के वर्गीकरण में हमने जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, मैंने आपको एंटासिड्स के बारे में बताया था कि प्रति अम्लीय क्या होते हैं। सेकेंड, हमने क्लासिफिकेशन एंटीहिस्टामिन्स के बारे में पढ़ा कि प्रतिहिस्टामिन होते क्या हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो सबस्ट्रेट पे, टारगेट मॉलिक्यूल पे कैसे अटैक करते हैं, मतलब ड्रग का और आपके एंजाइम का इंटरेक्शन कैसे होता है, वो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसके अलावा हमने अपनी चर्चा की कि तंत्रिका प्रभावी वाली औषधियां कौन सी होती है, मतलब जो हमारी तंत्रिकाओं को प्रभाव करें। इसमें हमने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ा, ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो हमारे प्रशांतक होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको नार्कोटिक और नॉन एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में भी बताया कि कौन सी ड्रग्स जो हैं जिनको लेने से हमें क्या होगा। जो नींद की गोलियां होती है, एक नींद की गोलियां होती है और एक ऐसी होती है जो हमारे डिप्रेशन को, हमारे मूड को चेंज करती है। तो वो कैटेगरी भी हमने देखी। ये तीसरी कैटेगरी थी। चौथी और पांचवी कैटेगरी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी वो थी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और आपकी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल का मतलब थे आपके जो प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियां थी। उसमें भी हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े। हमने एंटीबायोटिक भी पढ़ा, एंटीसेप्टिक भी पढ़ा, डिसइंफेक्टेंट भी पढ़ा। एंटीबायोटिक मतलब आपकी प्रतिजैवी। ठीक है, उसके भी कुछ उदाहरण हमने देखे। एंटीसेप्टिक का मतलब आपके पूतिरोधी। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट का मतलब आपके विसंक्रमयी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में बताया जो पॉपुलेशन कंट्रोल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रतिजनन क्षमता वाली आपकी औषधियां। तो ये पूरा जो क्लासिफिकेशन था कंप्लीटली औषधियों के बारे में था 3 लेक्चर्स में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया औषधि के बाद मैं जो सेकंड टॉपिक पे मूव करूंगी वो होगा भोजन में रसायन, मतलब केमिकल्स इन फूड। फूड में हमारे कौन से केमिकल्स होते हैं। ठीक है, और लास्ट जो है ना, वो हम जो चीजें पढ़ेंगे वो होंगे आपके क्या, वो चीजें होंगी आपकी सोप और डिटर्जेंट, जिसको हम अपरामार्जक बोलते हैं, मार्जक बोलते हैं। उनको हम लास्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इस पे पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 7 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका मार्किंग स्कोर भी बहुत ज्यादा है। 3 चैप्टर्स का स्कोर थोड़ा कम है, लेकिन छोड़ के हमें नहीं जाना है क्योंकि सब कुछ इसमें काफी इजी है। कुछ भी हमें लर्न नहीं करना, सिर्फ चीजों को समझते हुए चलना है। ओके, तो शुरू करें आज का लेक्चर, लेक्चर 4, भोजन में रसायन। ठीक है, सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा है कि भोजन में रसायन मतलब हमारे खाने में कौन से केमिकल्स हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं उनमें तो कोई केमिकल नहीं है, लेकिन भोजन में रसायन, हमारे खाने में केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज हो रही है। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं। मार्केट से हम सॉस की बोतल खरीदते हैं, केचप। ठीक है, हम जैम की बोतल भी खरीदते हैं। आपने देखा है कि वो जो जैम की बोतल होती है और हमारे केचप की बोतल होती है वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। क्यों चलती है? तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर से इतनी सुरक्षित है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपके कुछ भी सूक्ष्मजीवी, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, वो एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल मिला हुआ है।
तो हमारे खाने में भी, खाने की चीज़ों में भी केमिकल किसी ना किसी रूप में होते हैं, लेकिन वो केमिकल क्या करते हैं, वो रसायन आपके क्या काम करते हैं, वो आपके उस खाने को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। तो जब हम फूड में केमिकल्स की बात करते हैं तो केमिकल इन फूड में हम बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ते हैं कि कुछ जो हमारे फायदे के लिए होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे फायदे के लिए नहीं होते। तो स्पेशली जो केमिकल इन फूड है, इसमें जब हम बात करेंगे तो इसमें हम मधुरकों की बात करेंगे, ठीक है। हम मधुरकों की बात करेंगे, कुछ कृत्रिम मधुरक होंगे, कुछ आपके एंटीऑक्सीकारक होंगे, जो आपको प्रतिऑक्सीकारक होंगे, जो फूड को प्रिजर्व करने का काम करेंगे, ठीक है। तो केमिकल्स इन फूड बहुत ही छोटा सा, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है हमारे चैप्टर का। तो स्टार्टिंग विथ भोजन में रसायन। अब भोजन में रसायन, केमिकल्स इन फूड, ठीक है। अब बच्चों, केमिकल इन फूड्स में सबसे पहले आप देखते हो कि हमारे भोजन में जहां रसायन है, जहां भोजन में हमारे केमिकल है, सबसे पहले वो होते हैं प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे खाने में सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो होते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में। अभी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में ये सब क्या होता है। कुछ कैसे होते हैं, कुछ होते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में। ठीक, कुछ चीजें ऐसी होती है आपके भोजन में जो आपकी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूं, इनकी क्या उपयोगिता है फूड में। देखो, ये सिर्फ दो ही काम करती हैं, ठीक है। दो ही काम है इन केमिकल्स का। एक तो कोई भी खाने की वस्तु है उसकी अवधि को बढ़ा देती है। अवधि का मतलब कि हम जब केचप की बोतल या जैम की बोतल लेके आते हैं तो उसकी 6 महीने की, 8 महीने की एक्सपायरी होती है। इसका मतलब वो खराब क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव डला हुआ है, ठीक है। तो भोजन में जो हम रसायन का प्रयोग कर रहे हैं उसके दो मेन मोटिव्स क्या हैं। पहला उद्देश्य तो है कि खाने की वस्तु की अवधि बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, जो भी आप खाने की वस्तु प्रयोग में ले रहे हो ना, उसकी अवधि को बढ़ाना, उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाए। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि उसमें स्वाद को बढ़ाना। क्या हो जाए, उसका स्वाद बढ़ जाए। तो आप देखोगे कि हम जितनी भी केमिकल्स फूड में यूज कर रहे हैं उनका सिर्फ दो ही मेन मोटिव्स हैं। और वो दो मेन मोटिव्स क्या हैं। पहला मोटिव खाने की वस्तु की अवधि को बढ़ाना, उसकी एक्सपायरी डेट को बढ़ा देना, उसको प्रिजर्व करके रखना। और दूसरा, जो भी हम चीजें खा रहे हैं उसमें स्वाद को दुगना कर देना, ठीक है, टेस्ट को ज्यादा बढ़ा देना। सिर्फ ये दो मेन मोटिव होते हैं फूड में केमिकल्स को यूज करने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे फूड में जो केमिकल्स हैं उनको हम किस किस प्रकार से प्रयोग में लेते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले खाद्य योजकों के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब जितनी भी खाने की चीजें होती हैं उनमें हम केमिकल्स इन रूपों में मिलाते हैं। पहला देखो, पहला है खाद्य रंजक, ठीक है। दूसरा है सुरुचिक एवं मधुरक, जिसको मैंने बोला कि टेस्ट बढ़ाने के लिए हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डालते हैं। वसा इमल्सी कारक तथा स्थायी कारक। वसा इमल्सी कारक का मतलब होता है कि जो फेट को इमल्सिफिकेशन करें, कोई भी चीज आपकी है उसको स्थायी बनाएं, उसको कुछ टाइम तक स्टेबल रखें। तो वसा इमल्सी कारक तथा स्थायी कारक कौन होते हैं, ये होते हैं आपके फेट इमल्सिफायर्स एंड स्टेबलाइजर्स। ये क्या करते हैं, वसा का इमल्सिफिकेशन करते हैं, फेट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, और स्थायी कारक होते हैं आपके फूड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। आटा सुधारक, बासीपन को रोकने वाले तथा विरंजक।
आपने देखा है कि बहुत सारे जो आटे होते हैं वो बहुत सारे पैकेजिंग में आते हैं, हमारा मैदा हो गया, बेसन हो गया, या बहुत सारी चीजें होती है, सारी पैकेजिंग में आती है। तो आटे के सुधारक, उसके बासीपन को रोकने वाले, और कई बार देखते हैं कि हम कुछ चीजें तो पैकेजिंग में ऐसी आती है जिनका डो भी हमें बना हुआ मिलता है, ठीक है। जैसे कि आजकल हमने खमन बनाया, ढोकला बनाया, इडली बनाई, सबका जो पैकेजिंग है हमें पैकेट्स के रूप में अवेलेबल है। तो उसमें क्या करते हैं, उसके बासीपन को रोकने के लिए उसमें कुछ ना कुछ क्या डालते हैं, आटा सुधारक डालते हैं। प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक मतलब जो खाना पैकेज्ड फूड में है वो उसका ऑक्सीडेशन ना होने दे, उसके ऑक्सीडेशन को, उसके ऑक्सीकारक को रोकें, इसलिए उनका नाम है प्रतिऑक्सीकारक। परिरक्षक, ठीक है। पोषणज संपूरक जैसे खनिज, विटामिन तथा अमीनो अम्ल। पोषणज संपूरक मतलब जो उस खाने में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें, और न्यूट्रिएंट्स किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, ये आपके पोषण विटामिन की फॉर्म में, खनिज के फॉर्म में, एमिनो अम्लों की फॉर्म में हो सकते हैं। तो इन रूपों में आप देख सकते हो कि ये सारे योज्य हम खाद्य पदार्थों में मिलाते हैं। आखिरी वाली कैटेगरी, ठीक है, कौन सी आखिरी वाली? आखिरी वाली कैटेगरी है आपकी पोषणज संपूरक जैसे खनिज, विटामिन तथा अमीनो अम्ल। इनके अलावा जो मैंने ऊपर जितनी भी आपको मेंशन की है ना, ये किसी काम की नहीं है। काम की नहीं है मतलब कैसे है कि ये आपकी बॉडी में कोई विटामिन, प्रोटीन, कोई एनर्जी नहीं दे रही है। सिर्फ प्रोटीन, विटामिन और न्यूट्रिएंट कौन देगा? ये लास्ट वाला, अगर आप इसमें पोषणज संपूरक डालोगे। तो इनके अलावा जो भी आपने ऊपर पढ़ा, जो भी आपने सारी चीजें देखी, वो हमारे फूड में सिर्फ क्या है? वो हमारे फूड में सिर्फ केमिकल्स हैं। क्लियर? अब जब हम भोजन में रसायन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कृत्रिम मधुरकों की, ठीक है, कि कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं। अब बच्चों आपने देखा है कि हम एक शुगर की बात करते हैं, मैंने आपसे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी इस मधुरक की बात की थी, और उस शुगर को हम कहते हैं सुक्रोज। क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। ये सुक्रोज जो शुगर होती है C12H22O11, मैंने आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी बताया था। ये जो सुक्रोज शुगर होती है ना, जब आप किसी भी रूप में इसको भोजन में लेते हो तो ये शुगर का क्या काम होता है? ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है, ठीक है। जो हम शुगर खाते हैं या हम किसी भी रूप में जो भी शुगर लेते हैं वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। एक होती है आपकी कैन शुगर। क्या होती है? कैन शुगर। कैन शुगर समझते हो? जो आपकी गन्ने से मिलने वाली आपकी शर्करा होती है, ठीक है। अब एक आर्टिफिशियल शुगर भी होती है जिसको आजकल हम प्रयोग में लेते हैं किसी भी खाने में मिठास को बढ़ाने के लिए, इसको हम बोलते हैं सैकरीन। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको सैकरीन। अब ये सुक्रोज, कैन शुगर और सैकरीन, ये सब क्या हैं? ये सब आपके कृत्रिम मधुरक हैं। कृत्रिम मधुरक में मैं आपको अभी कुछ और उदाहरण भी बताऊंगी, जैसे कि एक हो गया आपका एस्पार्टम, एक हो गया आपका एलिटम, एक आपका जो होता है वो बेंजीन का एक ट्रायोल होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ये सारे आपकी कृत्रिम मधुरक हैं। तो मधुरक का मतलब क्या होता है? कृत्रिम का मतलब तो हो गए आर्टिफिशियल, और मधुरक का क्या मतलब हुआ? जो स्वीटनर का काम करे। तो कृत्रिम मधुरकों को हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। क्या बोलते हैं हम इनको? हम इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये किसका काम करते हैं? ये आर्टिफिशियली किसी भी खाने में मिठास को उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों कृत्रिम मधुरक जो होते हैं वो आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 नाम लिखे हैं। एक मैंने लिखा है शुगर आपकी सुक्रोज, एक मैंने लिखा है कैन शुगर, एक मैंने लिखी है सैकरीन, ठीक है। अब बच्चों ये जो आपकी शुगर होती है सुक्रोज, इसको आप बोलते हो नेचुरल स्वीटनर। ये क्या है? किसका काम करती है? ये आपका नेचुरल स्वीटनर का काम करती है। नेचुरल स्वीटनर का मतलब ये हुआ कि ये आपकी प्राकृत मधुरक है, मतलब ये आपने बनाई नहीं है, आर्टिफिशियली हमने इसको बनाया नहीं है, ये हमको नेचर से मिली है, और नेचर से ही आपको कैन शुगर से भी मिल सकती है। तो सुक्रोज जो है वो नेचुरल स्वीटनर है। नेचुरल स्वीटनर को मैं बोलूंगी प्राकृत मधुरक।
ठीक है। अब ये जो बच्चों नेचुरल शुगर होती है, इसका काम क्या है? ये नेचुरल शुगर हमारी बॉडी में जब हम इसको किसी ना किसी रूप में खाते हैं तो हमारे शरीर में कैलोरीज को बढ़ाती है। नेचुरल शुगर का क्या काम है? यह हमारे शरीर में कैलोरी को बढ़ाती है। तो अगर ये हमारे शरीर में कैलोरीज को बढ़ा रही है तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इस प्राकृत मधुरक को, नेचुरल शुगर को कंज्यूम नहीं करते। तो इसको अगर कंज्यूम हम नहीं करते तो इसकी खोज के लिए क्या हुआ? एक नई शुगर बनाई गई जिसको हम सैकरीन के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसका केमिकल नाम बोलूं तो इस सैकरीन का जो केमिकल नाम होता है, इसका नाम होता है ऑर्थोबेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या होता है इसका नाम? ऑर्थोबेंजीन सल्फोनेमाइड। क्लियर? ये आपकी सैकरीन होती है। अब इस सैकरीन का जो डिस्कवरी थी या इस सैकरीन की जो रिसर्च की गई वो क्यों की गई? क्योंकि आप देखोगे कि कई लोगों को ये लगा कि जो हमारी प्राकृत मधुरक है वो क्या कर रही है? हमारी बॉडी में कैलोरीज को बढ़ा रही है। तो अगर बॉडी में प्राकृत मधुरक की वजह से कैलोरीज बढ़ी तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इसलिए बनाए गए ताकि जो मधुमेह के रोगी हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो डायबिटिक होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में उनको कंट्रोलेबल शुगर चाहिए होती है, उनको कैलोरीज को कंट्रोल करना पड़ता है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, जो मधुमेह के रोगी हैं, उनके शरीर में कैलोरी नियंत्रण के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की खोज की गई। और 1879 के बाद ये वाली जो आपकी शुगर है सैकरीन, इसका जो यूज है, इसका जो प्रयोग है वो बहुतायत होने लगा। अब बच्चों, जो आपकी कैन शुगर होती है ना, उस कैन शुगर से ये जो आपकी सैकरीन है ये लगभग आपकी 550 गुना मीठी होती है। अगर मैं बात करूं कैन शुगर और सैकरीन का कंपैरिजन करूं, सैकरीन जो कि होती है आपकी ऑर्थोबेंजीन सल्फोनेमाइड, इस सैकरीन से ये कैन शुगर से 550 गुना मीठी होती है। तो हम यहाँ पे एक नोट डाल के लिखेंगे, सैकरीन कैन शुगर से 550 गुना मीठी होती है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी बॉडी में कैलोरीज को नियंत्रण करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बनाए गए। और आपको पता है कि जो नेचुरल शुगर सुक्रोज होती है वो आपकी प्राकृत मधुरक है, लेकिन ये क्या करती है? कैलोरीज को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन जो डायबिटिक मधुमेह के पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में उनको कैलोरी को नियंत्रण रखना पड़ता है, शुगर को नॉर्मल रखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या बनाए गए? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स बनाए गए। अब ये जो कृत्रिम मधुरक है ना, ये हमारे पास में बहुत सारे होते हैं जिनकी आपको एक प्रणाली, जिनकी पूरी एक लिस्ट जो है वो आपकी एनसीईआरटी में भी आपको गिवन है। तो देखिए कृत्रिम मधुरक को हम कैसे किन कैटेगरीज में पढ़ते हैं। कृत्रिम मधुरक मतलब आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को हम कितनी कैटेगरीज में पढ़ेंगे? इनको हम पढ़ेंगे 3 कैटेगरीज में। ठीक है, एक कहलाएगा आपका एस्पार्टेम, एक कहलाएगा आपका एलिटेम और एक होता है आपका सुक्रोनोल। ठीक है, इसका नाम होता है एस्पार्टेम, एलिटेम और सुक्रोनोल। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे एस्पार्टेम, इसको बोलेंगे एलिटेम, इसको बोलेंगे सुक्रिनोल। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपके कृत्रिम मधुरक हैं और इन्हीं को हमको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इन कृत्रिम मधुरकों को डिटेल में हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमें उनके स्ट्रक्चर्स गिवन हैं एनसीईआरटी बुक में। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर देखेंगे कि ये बने कैसे। अब
पहला कृत्रिम मधुरक जो मैंने आपको बताया उसका नाम है एस्पार्टम। क्या नाम है? एस्पार्टम। अब बच्चों ये जो एस्पार्टम है, ठीक है, ये बनता कैसे है? ये आपका एस्पार्टिक एसिड से बनता है और फिनाइल एलेनिन मेथिल के एस्टरिफिकेशन से बनता है। एस्टरिफिकेशन का मतलब आपको यहाँ पर एस्टर ग्रुप जो होगा COOR वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपका हुआ एस्पार्टिक अम्ल का भाग, जिसको आप एस्पार्टिक एसिड कहोगे। ये पूरा यहाँ तक हुआ आपका एस्पार्टिक अम्ल। अगर मैं यहाँ से बात करूंगी तो ये हुआ आपका फेनिल एलानिन। फेनिल एलानिन के साथ ये क्या करता है? एस्टर भाग बना के एस्टरिफिकेशन करता है। अगर मैं नॉर्मल शुगर की इसके साथ कंपैरिजन करूं तो कैन शुगर से आप देखोगे इसकी तुलना सुक्रोज से 100 गुना ज्यादा है। मतलब ये 100 गुना ज्यादा मीठी होती है एज कंपेयर टू सुक्रोज। तो ये पहली शुगर कौन सी हुई? पहली शुगर हुई आपकी एस्पार्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगली शुगर की तरफ। अगली है आपकी सैकरीन, जो मैंने बताया ये भी आपकी कृत्रिम मधुरक है। सैकरीन जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोबेंजीन सल्फोनेमाइड। ये जो ग्रुप है SO2NH, ये आपका सल्फोनेमाइड ग्रुप है। अगर मैं सुक्रोज से तुलना करूं तो अभी मैंने बताया था कि सैकरीन जो है वो आपकी सुक्रोज से, कैन शुगर से 550 गुना ज्यादा मीठी होती है। तो देखो कि इसकी मिठास जो है वो कितनी ज्यादा है। और इस सैकरीन को हम क्या कहते हैं? इसको हम केमिकली ऑर्थोबेंजीन सल्फोनेमाइड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होती है सुक्रालोस। ठीक है, सुक्रालोस में मतलब इसमें आपका क्लोरीन होगा। थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है। मिठास की बात करें तो सुक्रोज के कंपैरिजन में इसकी जो मिठास होती है वो 600 गुना ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा? 600 गुना ज्यादा इसकी मिठास होती है। नेक्स्ट एलिटम, ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा मीठी 2000 गुना इसका जो मिठास होती है वो होती है। स्ट्रक्चर ये आपकी NCERT में भी बने हुए हैं। तो मैंने आपको कितनी शुगर्स बताई? कृत्रिम शुगर को हमको 3 कैटेगरी में पढ़ना है। सैकरीन को अगर हम अलग रखें तो एस्पार्टम, एलिटम और सुक्रालोस। अगर मैं एस्पार्टम की और एलिटम का कंपैरिजन करूं तो एस्पार्टम जो है उसकी जो मधुरता है, उसकी जो स्वीटनेस है वो सुक्रोज से कम है, सुक्रोज से ज्यादा है। लेकिन है ना क्या है, अगर तीनों का मैं कंपैरिजन देखूं तो तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो मिठास है वो एलिटम की है। आप देख सकते हो 2000 गुना ज्यादा मिठास इस एलिटम में होती है। ठीक है, तो देखते हैं ये एस्पार्टम, एलिटम और सुक्रालोस होते क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृत्रिम मधुरकों का वर्गीकरण। एस्पार्टम, एलिटम और सुक्रालोस। ठीक है, तीनों हो गए कृत्रिम मधुरक। एस्पार्टम की मिठासता का कंपैरिजन जब सुक्रोज से किया गया तो लगभग कितनी है? ये 200 गुना ज्यादा मिठास है इसमें सुक्रोज के कंपैरिजन में। एलिटम को कंपेयर किया तो सबसे ज्यादा, लगभग आप मान के चलो 2000 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, सुक्रालोस का कंपैरिजन करें तो लगभग 600 गुना ज्यादा है। तो नॉर्मल शुगर से, जो आपकी नॉर्मल शुगर सुक्रोज होती है, जिसको हम नेचुरल शुगर कहते हैं, जिसको हम प्राकृतिक शुगर कहते हैं, उसके कंपैरिजन में इन सब की जो मिठास है वो 200 गुना ज्यादा, किसी की 2000 गुना ज्यादा, किसी की 600 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एस्पार्टम। हमें देखना है कि एस्पार्टम बना कैसे। अभी मैंने आपको बताया कि एस्पार्टिक अम्ल और फेनिल का एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर, दोनों के बीच में एस्टरिफिकेशन होता है और आपकी एस्पार्टम जो शुगर है वो बनती है। तो एस्पार्टम के बारे में हम क्या लिखेंगे? यह एक कृत्रिम मधुरक है। क्या है ये? यह एक कृत्रिम मधुरक है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। सेकेंड पॉइंट, इसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यह एक कृत्रिम मधुरक होता है। सुक्रोज की तुलना में
गुना ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, बात हमें वो करनी है। तो आप देखोगे कि एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल प्लस फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन, अभी मैंने आपको टेबल में स्ट्रक्चर भी बताया था। फेनिल एलानिन के डाइपेप्टाइड आबंध से मिथाइल एस्टर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मिथाइल एस्टर से ही आपका जुड़ा हुआ होता है। तो आप देखोगे कि इस एस्पार्टम को बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एस्पार्टम को बनाने के लिए एक मुझे चाहिए एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड जिसको हम बोलेंगे एस्पार्टिक अम्ल, और दूसरा चाहिए आपको फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन। और जब ये बॉन्ड बनाता है तो कैसे बनाता है? डाइपेप्टाइड बॉन्ड बना के ये एस्पार्टम आपकी शुगर बनती है। कृत्रिम मधुरक है, सुक्रोज से 100 गुना ज्यादा मीठा होता है। इंपॉर्टेंट चीज कि व्यापारिक रूप से आप देखो तो सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली मधुरक यही है, और मेनली इसको कहाँ काम लेते हैं? ठंडे पदार्थों में इसको मिलाया जाता है। जो ठंडी चीजें होती है उसमें इसको स्वीटनर के यूज लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको गर्म किया तो यह अस्थायी हो जाती है। तो हमें क्या लिखना है? सबसे ज्यादा व्यापारिक रूप से बिकने वाली मधुरक है। ठीक है, व्यापारिक रूप से सबसे ज्यादा बिकने वाली मधुरक है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग ठंडे पदार्थों के लिए किया जाता है। ठंडे पदार्थों के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको आपने गर्म पदार्थों के लिए यूज करके इसको आपने गर्म कर दिया तो यह अस्थायी हो जाती है। तो एक नोट डाल के लिख लो कि गर्म करने पर यह अस्थायी हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म करने पर यह अस्थायी हो जाती है। ठीक है, आगे जो सेकंड तरीके का आपका स्वीटनर है उसका नाम है एलिटेम। क्या नाम है? एलिटेम। तो एलिटेम के बारे में हम क्या लिखेंगे? एलिटेम जो है यह भी हमारा एक कृत्रिम मधुरक है। कैसा मधुरक है? यह भी एक कृत्रिम मधुरक है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। यह काफी प्रबल होता है। कैसा होता है? काफी प्रबल होता है। और इसका उपयोग क्या करते हैं? जहां पर मधुरक को हमको स्वीटनर को हमको स्वीटनेस को कंट्रोल करना है तो वहां पे कंट्रोल करने के लिए हम एलिटेम का उपयोग करते हैं। तो मधुरक को नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये क्या करता है? मधुरक को नियंत्रण करता है, क्योंकि ये आपका काफी प्रबल होता है, काफी एक्टिव होता है। क्लियर? एलिटेम के बाद जो हमारा तीसरा कृत्रिम स्वीटनर है, जो आपका तीसरा आर्टिफिशियल स्वीटनर है, उसका नाम है सुक्रालोज। अब सुक्रालोज क्या होता है? यह भी आपका एक कृत्रिम मधुरक है। यह भी एक कृत्रिम मधुरक है। स्ट्रक्चर आपने इसका टेबल में देख ही लिया। क्या होता है? ये भी एक हमारा कृत्रिम मधुरक होता है। दूसरी चीज मैं इसके बारे में बात करूं तो इसके पास आप देखोगे ट्राइक्लोरो समूह होता है। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो 3 ग्रुप आपको क्लोरीन के देखने के मिलेंगे, तो ट्राइक्लोरो ग्रुप इसके पास होता है। तीसरी चीज, ये आपका गरम खाद्य पदार्थों में उपयोग में लिया जाता है।
गरम खाद्य पदार्थों में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो गरम खाद्य पदार्थों में आप इसको उपयोग में क्यों लेते हो? क्योंकि अगर आपने इसको गरम भी किया तो गरम करने पर ये स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता। तो गरम खाद्य पदार्थों में क्यों उपयोग में लेते हैं? क्योंकि गरम करने पर यह स्थायी होता है। कैसा होता है? गरम करने पर स्थायी होता है। क्लियर बच्चों? तो ये थी आपकी तीसरी शुगर जिसका नाम था सुक्रालोस। अब मैंने आपको बताया कि जब हम भोजन में रसायन की बात करते हैं तो हम किन किन चीजों की बात करते हैं। पहला हम पढ़ते हैं कि हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिनको हम कृत्रिम मधुरक कहते हैं, वो क्या होते हैं। दूसरे होते हैं खाद्य परीक्षक, और तीसरे क्या होते हैं आपके प्रतिऑक्सीकारक, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। अब खाद्य परीक्षक के रूप में आप क्या प्रयोग में लोगे? खाद्य परीक्षक मतलब आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स। बहुत ही जनरल एग्जांपल लेके मैं आपको बता रही हूँ बच्चों। आपने घर में देखा है कि हमारे घर में जब हमारी मम्मी अचार बनाती है तो अचार बनाते हैं तो हम केरी पे नमक लगा के रखते हैं। ठीक है, उस अचार को प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें तेल डालते हैं, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको प्रिजर्व करने के लिए हम शक्कर उसके ऊपर लगा के रखते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि आपकी जो जैम होती है, जेली होती है, इन सब में शक्कर यूज में ली जाती है, क्योंकि वो जो शक्कर है वो किसका काम करती है? वो खाद्य परीक्षक का काम करती है। तो खाद्य परीक्षकों के रूप में हम बहुत सारी चीजें जो हैं उनको हम उपयोग में लेते हैं। तो क्या यूज में लेते हैं हम? देखो, खाद्य परीक्षक के रूप में हम नमक, शर्करा मतलब शक्कर, तेल आदि प्रयोग में लेते हैं। ये सब हम क्यों प्रयोग में लेते हैं? ताकि जो आपके सूक्ष्म जीवी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो उन चीजों पर अपना रिएक्शन ना करें। तो इसको हम क्यों उपयोग में लेते हैं? उपयोग में हम इसलिए लेते हैं ताकि सूक्ष्म जीवों के आक्रमण को हम रोक सकें। जो सूक्ष्म जीवी उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, हम उस आक्रमण को रोक सकें, इसीलिए हम फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज में लेते हैं। इसके अलावा बच्चों एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव है जिसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम होता है? सोडियम बेंजोएट। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में इसको कभी कभी पूछा भी जाता है कि जो हम फूड प्रिजर्वेटिव मोस्टली काम में लेते हैं वो होते हैं आपका C6H5COONA। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, और इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। हमारा जो पैकेज्ड फूड होता है ना, आप देखोगे कि हम बहुत सारी चीजें हमें पैकिंग के फूड के फॉर्म में मिलती है, तो उसमें सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। ये सोडियम बेंजोएट हमारे शरीर पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं है, इसीलिए हम इसको खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयोग में लेते हैं। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्लियर है? तो सोडियम बेंजोएट इसका नाम है। अब खाद्य परीक्षकों में कृत्रिम मधुरक आ गए, खाद्य परीक्षक भी आ गए आपके। तीसरे होते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रतिऑक्सीकारक हम किसको कहेंगे। प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारकों का मतलब होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है प्रतिऑक्सीकारक। देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रतिऑक्सीकारक वो होंगे जो किसको रोकेंगे? ऑक्सीडेशन को रोकेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये किसका काम करते हैं? ये ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करते हैं। अब बच्चों आपका
कोई भी फूड होता है ना वो खराब क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। मतलब आपके फूड में जो भी ऑयल या घी होता है ना उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उस ऑयल और घी का ऑक्सीडेशन हुआ तो वो हमारा खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो प्रतिऑक्सीकारकों का क्या काम है, उस खाने को खराब होने से रोकना। इसका मतलब ये प्रति सूक्ष्म जीवियों से लड़ते हैं और उनको अपना एक्शन उस फूड पे नहीं करने देते। तो ये क्या करते हैं, यह सूक्ष्म जीवियों के मतलब आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, सूक्ष्म जीवी मतलब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को नष्ट करते हैं, खत्म कर देते हैं उसकी ग्रोथ को। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नष्ट करने का काम होता है इन एंटीऑक्सीडेंट्स का, प्रतिऑक्सीकारकों का। अब प्रतिऑक्सीकारक जो है वो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, हमारे फूड को बचाते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारकों की लिस्ट में 2 इंपॉर्टेंट बहुत नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। तो देखिए वो नाम क्या है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके पास में 2 हैं। वो 2 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एक का नाम होता है BHT, एक का नाम होता है BHA। ठीक है, नाम ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब ये BHT और BHA क्या चीज है, ठीक है। देखो BHT और BHA दोनों केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं, दोनों ही आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यूइन और इसका नाम होता है ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, टोल्यूइन और एनिसोल आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ा हुआ है। ये दोनों जो केमिकल्स हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। आप देखोगे कि आपका जो भी खाना होता है, जैसे कि आप देखोगे कटे हुए फल, कटी हुई सब्जियां या मार्केट में मिलने वाली जितनी भी चीजें हैं उनमें आपका ये BHA और BHT डला हुआ होता है। तभी होता है कि एंटीऑक्सीडेंट का वो काम कर सके और आपका फूड प्रिजर्व हो। तो पहला क्या है, पहला है आपका ब्यूटाइरेटेड ब्यूटाइरेटेड, फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। दूसरे का नाम है ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। एक हो गया ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन जिसको मैंने BHT बोला, एक हो गया ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल जो कि क्या हो गया, BHA हो गया। ये दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके एंटीऑक्सीडेंट है, प्रतिऑक्सीकारक है। अब बच्चों इनका उपयोग कहाँ है। पहला उपयोग आपका जो जितना भी पैकेज्ड फूड आता है, पैकेज्ड फूड मतलब जैसे कि आपके कटे हुए फल, कई बार आप देखते हो कटी हुई सब्जियां, कटी हुई सब्जियां उनको प्रिजर्व करने के काम में ये BHA और BHT जो है एंटीऑक्सीडेंट यूज में लिए जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा है जो आपका मक्खन होता है, मक्खन देखा है ना आपने, जो अमूल का बटर हमें पैकेजिंग में मिलता है, वो मक्खन जो अमूल का बटर होता है उस बटर को प्रिजर्व करने के रखने के लिए ये BHA डाला जाता है। अमूल बटर मतलब मक्खन को प्रिजर्व करने के लिए उसमें BHA को मिलाया जाता है। ध्यान रखना कि कौन सा ऑक्सीडेंट मक्खन को प्रिजर्व करने का काम करता है, BHA। इसका नाम है ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और एक होता है ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। क्लियर है इतना। तो ये कौन हुए, ये हुए आपके एंटी
ऑक्सीडेंट्स। और यहीं पे हमारा ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर का सेकंड पार्ट था कि हमारे फूड में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, वो हमने कंप्लीट किया। तो केमिकल्स इन फूड का मतलब क्या है कि आप खाने को प्रिजर्व करने के लिए उसमें क्या क्या ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो खाने के प्रिजर्वेटिव्स के लिए पहला हुआ आपके कृत्रिम मधुरक, जो मैंने आपको बताया। दूसरे क्या हुए, दूसरा हमने उसमें डाले खाद्य परीक्षक, और तीसरा हमने डाले उसमें प्रतिऑक्सीकारक, जिसको हमने एंटीऑक्सीडेंट्स बोला। क्लियर है इतना? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब हम मूव करेंगे लास्ट पार्ट पे, जिसमें हम अपराजमक की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सोप और डिटर्जेंट कैसे फंक्शन करते हैं और सोप और डिटर्जेंट में कैसे केमिस्ट्री हमारी लाइफ में यूज में होती है। तो बच्चों, ये काफी छोटा सा और काफी अच्छा सा चैप्टर है, आप इसको स्किप नहीं करेंगे। फोकस ऑन एवरी लेक्चर, ताकि हम जितना यहाँ से ग्रेस्प कर सकें उतना हम एग्जाम में इसको लिख सकें। आई होप आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो आज का लेक्चर हुआ हमारा, कोई भी क्वेश्चंस, डीपीपी या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, जो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।